जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BPAG 117 बुक के बारे में। आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको हम करेंगे चैप्टर वाइज कवर, फिर इसके करेंगे हम गैस पेपर को, फिर करेंगे इसके प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर को। पहले समझते हैं इसका क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। तो यह दो मीडियम में करवाया जाता है। पहला है इंग्लिश मीडियम और दूसरा इसका कराया जाता है हिंदी मीडियम। तो हम इसको दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में इसको कवर करेंगे। दोनों की क्लासेज मैं आपको करवाऊंगा। तो आप इसको जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में देखें, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी की प्लेलिस्ट में देखें। इससे पहले हम बहुत सारी बुक कवर करा चुके हैं। अगर आपके सब्जेक्ट की नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उनकी क्लासेस करवा देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए, एग्जाम नोट चाहिए, प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए या सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर की। इसका क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। तो इसका क्वेश्चन पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और इसमें 3 घंटे आपको रिटर्न टाइम मिलेगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे वो आपको बड़े मिलेंगे। तो पहले नोट में क्या दिया गया है, आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन का आंसर आपको 400 वर्ड्स में देना है और हर सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन उठाने हैं। मतलब एक सेक्शन से 3 क्वेश्चन करने हैं, एक सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो सेक्शन 1 क्या बोलता है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर। जो नेचुरल डिजास्टर है उसके बारे में। एक्सप्लेन द वनरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया। जो इंडिया की वनरेबिलिटी प्रोफाइल है उसके बारे में बात करेंगे। डिस्कस द रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स है उनकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके रोल के बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल देखो इजी क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा ना तो इनके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हो। तो ये क्या है, आपको फेल तो यहाँ आप होने नहीं वाले हो अगर थोड़े से आप स्मार्ट हो तो। अगर आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा ध्यान से, एक बार सुन लेंगे तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। हर क्वेश्चन क्या है 20-20 मार्क्स का है। तो हर सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन उठाने हैं। वो 2 बेस्ट क्वेश्चन उठाना जो आपको अच्छे से उस टॉपिक के बारे में पता हो। फिर अगला आता है क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन द टाइप्स ऑफ डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस अलोंग विद इट्स की कंपोनेंट्स। की जो डिजास्टर है उसके टाइप के बारे में, जो उसकी तैयारियां हैं उसके बारे में बताना है। फिर सेक्शन 2 से आएंगे क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंडिंग अरेंजमेंट्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। एलोबरेट द की एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के बारे में जो की एस्पेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। 7th है, डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। जो कोई भी इंस्टीट्यूशनल है उसका जो फ्रेमवर्क कम्युनिटी है उस पर बेस्ड क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन है 8th, राइट ए नोट ऑन ओडिशा सुपर साइक्लोन एंड द रोल ऑफ ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि है OSDMA इन दिस रिगार्ड। जो ओडिशा में साइक्लोन आया था उसके बारे में कि उड़ीसा सरकार ने, मैनेजमेंट ने क्या किया था इस बारे में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिल्कुल देखें, अगर आपको नॉर्मल देखने को मिल रहा हो तो सिंपल क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं इसके चैप्टर वाइज। आज हम बात करेंगे इसके चैप्टर 1 के बारे में कि इसका चैप्टर 1 क्या बोलता है। तो ये आज का सब्जेक्ट है BPAG, जो कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट होगा। इसके बारे में बात करेंगे पहले चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा है मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। जो आपदा होती है उसके मीनिंग के बारे में और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस बुक में हमारे टोटल 15 चैप्टर हैं, जिसमें से 4 ब्लॉक हैं। पहले ब्लॉक में हमारे पास 4 चैप्टर हैं, दूसरे ब्लॉक में हमारे पास 5 चैप्टर हैं, तीसरे ब्लॉक में 2 चैप्टर हैं, चौथे ब्लॉक में हमारे 4 चैप्टर हैं। सभी को हम एक एक करके कवर करेंगे। फिर इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा इन सभी 15 चैप्टर पर, जिसमें 15 के 15 चैप्टर कवर हो जाएंगे। उसको देखकर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर आप इजीली पास हो सकते हैं। और आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो सारी वीडियो को देखिए, आपके उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है और आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया गया है कि इस चैप्टर में क्या होगा, जो इसका मीनिंग है डिजास्टर का वो क्या होता है। फिर इसके बारे में जो टाइप ऑफ डिजास्टर दिए गए हैं उसके बारे में बताया है कि कौन कौन से हैं। फिर इनकी जो सब क्लास है उसके बारे में बताया गया है। जो नेचुरल डिजास्टर है उसके बारे में बताया गया है। फिर इसके बारे में बात हुई है आगे ह्यूमन मेड डिजास्टर, नेचुरल और ह्यूमन मेड डिजास्टर के बारे में बात हुई है। फिर ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, इसकी क्या है क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें डिजास्टर की। फिर इसके ये क्या है, हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखते हैं
पूरे इसके क्वेश्चन आंसर की मदद से कि इसमें क्या बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है डिफाइन डिजास्टर एंड मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप। जैसे कि आपको चैप्टर में ऊपर में दिखाया गया था कि डिजास्टर की मीनिंग बतानी है और उसके वेरियस टाइप को बताना है। तो डिजास्टर होता क्या है, इसके बारे में जब आप नॉर्मली बात करते हैं कि डिजास्टर होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताओगे उसको? ऐसी अचानक घटना जो बहुत नुकसान करे और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए तो उसे बोलते हैं डिजास्टर। उसकी वजह से क्या होगा? लॉस ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक डैमेज हो जाएगा, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आ जाएगी। तो ये हमारी क्या थे, इसकी डेफिनेशन होगी। फिर इसकी वजह से क्या है, इसकी बात करेंगे इसको वेरियस टाइप्स के बारे में। डिजास्टर आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरी में। पहला है नेचुरल डिजास्टर, कि डिजास्टर दो तरह के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। और जो इसमें मैं बात करूं तो इसकी डिजास्टर की, तो नेचुरल डिजास्टर में आते हैं हमारे अर्थक्वेक होगी, फ्लड होगी, साइक्लोन हो गया, सुनामी होगी, लैंडस्लाइड होगी, वोल्केनिक इरप्शन हो गई। तो इस प्रकार की है नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं वो होते हैं। फिर बात करेंगे ह्यूमन मेड डिजास्टर की। तो ह्यूमन मेड में कौन से आते हैं? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया, वार्स एंड कन्फ्लिक्ट हो गया, जो ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर फायर एंड एक्सप्लोजन होता है वो ह्यूमन मेड। तो ये क्या है? डिजास्टर है। फिर इनकी जो सब क्लास है उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि वाटर एंड क्लाइमेट रिलेटेड हो गया, जियोग्राफिकल डिजास्टर हो गया, केमिकल इंडस्ट्रियल न्यूक्लियर हो गया, एक्सीडेंटल रिलेटेड डिजास्टर हो गया, फिर बायोग्राफिकल डिजास्टर हो गया। तो इसके बारे में अगर पूरा सब क्लास बात करने के बाद फिर इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं डिजास्टर के, इसके कारण क्या है, जीवन की हानि होती है, लॉस ऑफ लाइफ, और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, इकोनॉमिक डैमेज होता है, सोशल डिस्ट्रप्शन आता है, मेंटल स्ट्रेस मिलती है, और जो ब्रेकडाउन जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट का होता है और कम्युनिकेशन का होता है, तो इस पर हमें खासा प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसकी वन बाय वन की। एग्जाम में आ गया 20 नंबर का, आप इसे लिखोगे कैसे? तो पहला है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जो बिल्कुल ईजी है, जैसा कि मैंने बताया है, ए डिजास्टर आर सडन catastrophic events that strictly destroy the work of community and society and becomes the cause of human goods, economics and environmental loss। क्या है कि एकदम अचानक कोई घटना घट जाती है जिसके कारण क्या है, बहुत सारा नुकसान होता है कम्युनिटी को, सोसाइटी को, और ह्यूमन गुड्स जो सामान है उसको, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लॉस होता है हमें। डिजास्टर हैपन्स व्हेन इफेक्ट्स ऑफ डेंजर फॉल ऑन इंजरी प्रोन ह्यूमन्स। तो इसके कारण क्या है, ह्यूमन को इंजरी होती है। डिजास्टर इज टेकन फ्रॉम द मेन फ्रेंच वर्ड। तो डिजास्टर का नाम कहाँ से लिया गया है? डिजास्ट्रे, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है, डिस प्लस एस्ट्रे। तो इसका मतलब क्या हो गया? बुरा सितारा, बैड स्टार। इन द प्रेजेंट टाइम डिजास्टर इज नॉर्मली कंसिडर्ड रिलेटेड टू द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड इवेंट्स। दिस डिजास्टर इफेक्ट those areas more whose solution or controlled by the resources of that area become difficult. While in the old times opposite planets are considered the main cause of disaster। जब क्या है, पुराने ज़माने की बात करते हैं तो दूसरे प्लेनेट है उनमें बदलाव होता है, तो उसके कारण क्या है, इनको माना जाता था कि इसके कारण डिजास्टर आ रही है। लेकिन डिजास्टर क्या है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारणों से ये आ सकता है। तो इसमें जब इसकी बात करेंगे, जो हजार्ड होता है, जो वनरेबल पीपल मिलते हैं, उससे क्या होता है, डिजास्टर होता है। जब क्या है, हजार्ड नुकसान और उसके बाद वनरेबल पीपल मिल जाए तो क्या होगा, डिजास्टर होगा। तो अब बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हैज़ डिफाइंड। तो डिजास्टर एक्ट 2005 के बारे में बात की इसने, वो क्या डिफाइन करता है? डिजास्टर हैपन्स ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन। किस कारण घटित होता है? डिस्ट्रैक्शन, नेग्लेक्ट और एक्सीडेंट बोर्न फ्रॉम द नेचुरल एंड ह्यूमन काजेज ऑफ एन एरिया। किसी भी स्थान पर ह्यूमन, इंसान द्वारा या प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, डिस्ट्रैक्शन, नेग्लेक्ट और एक्सीडेंट के कारण क्या होता है, डिजास्टर होता है। दीज काजेज क्रिएट लॉस ऑफ रिलेटेड ऑफ लाइफ। इसके कारण क्या है, लाइफ को लॉस होता है, प्रकृति को, नेचर को, इन एरियाज वेयर देयर स्पीड इज क्रेजी एंड ह्यूज द मीन्स देर आर हेल्पलेस टू स्टॉप देम। और इनकी तीव्र गति इतनी होती है कि उनको रोका जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी हैज़ डिफाइंड डिजास्टर इन दिस वे। डिजास्टर इज ए सडन इवेंट दैट सीरियसली डैमेज द वर्किंग सिस्टम ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी। तो डिजास्टर इतना खतरनाक होता है कि जो सोसाइटी और कम्युनिटी है उसके वर्किंग सिस्टम को तबाह कर देता है। दीज बिकम काज ऑफ सोशल। इसके कारण क्या होता है, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल फील्ड्स पर नुकसान होता है। These events are outside the ability of social and community resources to use. Disaster happens when hazard affects sensitive people।
तो इसके कारण क्या है, जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है उसको डिफाइन करती है कि इससे क्या क्या नुकसान होता है। इस प्रकार इसके आप डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके वेरियस टाइप्स के बारे में कि इसकी वेरियस टाइप कौन सी है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द हाई लेवल कमेटी रिपोर्ट 2001 के अनुसार डिजास्टर दो तरह की क्लास में डिवाइड किया गया है, नेचुरल और ह्यूमन मेड डिजास्टर। पहले बारे में बात करें तो अपार्ट फ्रॉम दिस डिजास्टर आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 5 सब क्लासेज। तो इन दोनों क्लासों को मिला के देखें तो इनकी सब क्लास देखें तो वो क्या है, 5 प्रकार की सब क्लास के डिवाइड किए गए हैं। पहला क्या है, वाटर क्लाइमेट रिलेटेड, ये जो वो है ना, वाटर और प्रकृति जो मौसम संबंधी है उसके कारण डिजास्टर। ज्योग्राफिकल रिलेटेड डिजास्टर हो गया, तो पहला वाटर क्लाइमेट होएगा, तो उसके कारण क्या आएगा, फ्लड आएगी, साइक्लोन आएगा, हीट एंड कोल्ड वेव्स बनेगी, क्लाउड बर्स्ट होगा, तो वाटर एंड क्लाइमेट रिलेटेड इश्यू डिजास्टर होंगे। फिर दूसरी बात केस में ज्योग्राफिकल रिलेटेड डिजास्टर हो गया, जैसे अर्थक्वेक आ जाएंगे, लैंडस्लाइड आ जाएगी, मड फ्लो होगा, तो इसके कारण क्या है, ज्योग्राफिकल रिलेटेड डिजास्टर होगा। तीसरा है केमिकल, इंडस्ट्रियल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर। तो केमिकल के कारण गैस लीक्स हो जाएंगी, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाएंगे और केमिकल का एक्सप्लोजन हो जाएगा, इसके कारण क्या है, केमिकल, इंडस्ट्रियल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर होंगे। चौथा है एक्सीडेंट रिलेटेड डिजास्टर। तो एक्सीडेंट के कारण क्या होगा, फायर होगी, आग लग जाएगी, बिल्डिंग भिड़ जाएंगे, आपस में गिर जाएंगी, बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाएंगे, बॉम्ब्स ब्लास्ट के कारण हो सकता है, या ट्रांसपोर्ट के एक्सीडेंट के कारण हो सकता है। तो ये क्या है, एक्सीडेंटल रिलेटेड डिजास्टर। फिर पांचवा बात करते हैं बायोलॉजिकल डिजास्टर, कि बायोलॉजिकल के कारण क्या होता है, एपिडेमिक्स आ जाएगा, पेनिडेमिक्स आ जाएगा, इंसेक्ट्स अटैक, कीड़े मकोड़े अटैक कर देंगे। जैसे पीछे से आपको देखा होगा कि एक कीड़ों का झुंड पूरे नॉर्थ इंडिया में, उसने बहुत आतंक मचाया था, जो फूड पॉइजनिंग है उसके कारण हो सकता है। इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर के कारण क्या है, तो ये बात करें तो इन वाटर क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर, तो ये आपको मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या आता है, तो आप इजीली एक्सप्लेन करते हैं। फिर ज्योग्राफिकल में भी आपको मैंने एक एक करके बताया, ज्योग्राफिकल के कारण क्या आ सकता है, केमिकल का भी बता दिया, केमिकल के कारण क्या होगा, न्यूक्लियर के कारण क्या होगा, और जो एक्सीडेंट रिलेटेड डिजास्टर है उसके कारण क्या क्या मुसीबतें आ सकती है वो बता दिया। जो बायोलॉजिकल डिजास्टर है उसमें भी बता दिया कि आपको क्या क्या सामना करना पड़ सकता है, एपिडेमिक्स का, पेनिडेमिक्स का, इंसेक्ट अटैक का, फूड पॉइजनिंग का, तो वहीं इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई मेजर इशू नहीं है। तो लास्ट में एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट। तो इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर का क्या आएगा, लाइफ का लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, इकोनॉमिक डैमेज होता है, सोशल डिस्ट्रप्शन आता है, मेंटल स्ट्रेस मिलती है, ब्रेकडाउन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसके कारण हमें इनके बारे में लॉस देखने को मिलता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने डिजास्टर के बारे में बात की, उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में बात की। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया है उसके मैंने की पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आपको एग्जाम में अच्छे से लिख पाए, उसे भूले ना। तो सबसे पहले इसमें बात की गई है डिजास्टर के बारे में बात करने की। तो सबसे पहले हमें देनी है डिजास्टर की डेफिनेशन, कि डिजास्टर की डेफिनेशन क्या है। तो इसमें आप इजीली क्या दे सकते हैं, डिजास्टर की डेफिनेशन दे सकते हैं कि डिजास्टर की क्या डेफिनेशन है। फिर हमें बात की गई है कि डिजास्टर के टाइप्स के बारे में बताना है। तो सेकंड हो जाएगा टाइप्स ऑफ डिजास्टर, जिसमें होंगे 2 टाइप्स के, नेचुरल और ह्यूमन मेड डिजास्टर। तो दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा थोड़ा, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बारे में बात की गई थी कि इसके सब टाइप्स भी हैं, कि तो डिजास्टर होते हैं उनके सब टाइप्स हैं। पहला सब टाइप्स है वाटर एंड क्लाइमेट रिलेटेड। दूसरा है, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते रहो, इसके क्या कारण है, इसके कारण क्या नुकसान होगा, ये कैसे होता है। दूसरा है जियोग्राफिकल डिजास्टर होगा, तो इसके क्या कारण है, क्या इससे क्या नुकसान होगा। तीसरा केमिकल, इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर, ये कैसे होगा और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हो जाएगा एक्सीडेंट रिलेटेड डिजास्टर, कि ये कैसे होता है और इसके कारण क्या विनाश हो सकता है। फिर लास्ट का आ जाएगा बायोग्राफिकल डिजास्टर, जो कि क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, ये कैसे फैलता है और फिर इसके कारण क्या है। तो इस प्रकार इसके ये क्या थे, सब टाइप्स थे। और लास्ट में हम एक पॉइंट की बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। जितने डिजास्टर हुए उसके इफेक्ट्स क्या मिलेंगे हमें देखने को। तो इस प्रकार अगर आप इस सीक्वेंस में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तो आपके 110% पूरे मार्क्स मिलने के चांस है, 20 के 20 मार्क्स मिलेंगे आपको। और जो ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है डिस्कस लैंडस्लाइड एंड अर्थक्वेक्स इन ब्रीफ। हमें क्या है, लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक को ब्रीफ करना है। तो अर्थक्वेक के बारे में बात करें तो ज़मीन का अचानक हिलना क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक हो जाएगा। तो एन अर्थक्वेक इज सडनली शेकिंग of the earth surface caused by the release of energy inside the earth crust which creates seismic waves।
तो इस कारण क्या है, जो सेस्मिक वेव्स बढ़ती है अर्थ के अंदर, उसके कारण क्या है, अर्थक्वेक आता है। तो ज़मीन का अचानक हिलना वो किस कारण होता है, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, जब ज़मीन के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो हिलती हैं तो उसके कारण आता है। जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण अर्थक्वेक हो सकता है। जो फॉल्ट लाइन है उनके कारण हो सकता है। तो और कई बार क्या होता है, ह्यूमन ऐसी एक्टिविटी कर देता है जैसे कि माइनिंग करता है या न्यूक्लियर टेस्ट करता है, उसके कारण क्या है, अर्थक्वेक आ जाता है। अब बात करेंगे कि इसकी मेजरमेंट कैसे होगी। अगर आपका अर्थक्वेक आ गया तो ये किस में किया जाएगा, सेस्मिकोग्राफ एक मीटर होता है, उसके अंदर इसको मापा जाता है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इतने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया हमने देखा, तो वो किससे मापा जाता है, रिक्टर स्केल से मापा जाता है। और उसकी तीव्रता कितनी थी, इंटेंसिटी कितनी थी, वो आप अगर सुना होगा न्यूज़ में तो वो बताते हैं। वो किससे नापते हैं, मेर्कली स्केल से नापते हैं। तो इसके कारण क्या है, कुछ इफेक्ट होते हैं अर्थक्वेक के कारण। जो ग्राउंड शेक होती है ना, उसके कारण क्या है, ज़मीन चटक जाती है, जो कोलैप्स हो जाती है ना, बिल्डिंग गिर जाती हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, सुनामी आ जाती है, आग लगने का खतरा रहता है, बाढ़ आ जाती है। और जो सोयल लिक्विफिकेशन होती है उनके बारे में चर्चा छोड़ ही दो आप। तो इसकी क्या है, लैंडस्लाइड के बारे में बात करेंगे। तो अब लैंडस्लाइड के बारे में देखें तो अर्थक्वेक ने देख लिया हमने, अब देखते हैं लैंडस्लाइड का हम। तो लैंडस्लाइड क्या होती है, पहाड़ या मिट्टी का नीचे की ओर खिसकना, क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड। ए लैंडस्लाइड इज द मूवमेंट ऑफ रॉक, सोयल और डेब्रिस डाउन ए स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जमीन का या मिट्टी का, पत्थरों का, इनका नीचे की ओर खिसकना क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड आपने देख ली कि क्या होता है। फिर इसके कारण क्या होते हैं लैंडस्लाइड के, या तो ज़्यादा बारिश हो जाएगी, या अर्थक्वेक आ जाएगा तब होगी, ज़मीन हिलेगी तब, या फिर बाढ़ आ जाएगी, या फिर जंगल काटे जाएंगे, डिफोरेस्टेशन बोलते हैं उसे। जब जंगल को ज़्यादा काट लोगे तो जड़ें जो उसकी होती हैं पेड़ की, वो नीचे मजबूती से ज़मीन को पकड़े रखती है तथा खिसकने नहीं देती, लैंडस्लाइड का चांस कम हो जाता है। लेकिन आजकल पेड़ अंधाधुंध काटे जा रहे हैं, जिसके कारण क्या है, हमें ये देखने को मिलता है। ये हमें लैंडस्लाइड इजीली देख सकते हैं कि जब भी न्यूज़ में खोलोगे तो कुछ ना कहीं लैंडस्लाइड मिलती ही मिलती हैं। एक होता है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं, उसके कारण भी क्या है, ये ज़्यादा होता है। इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं लैंडस्लाइड के, जीवन क्या नहीं होती है, प्रॉपर्टी क्या नहीं होती है, जो रोड है, जो घर है, वो क्या है, डैमेज हो जाते हैं। जो ब्लॉकेज है नदियों का वो शुरू हो जाता है कि पेड़ वेट गिर जाते हैं तो नदी ब्लॉकेज हो जाती है, उसके कारण क्या है, बाढ़ आ जाती है। डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, सड़कें जाम हो जाएंगी, बंद हो जाएगी, जिसके कारण क्या है, ट्रांसपोर्ट ठप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसके वार्निंग साइन क्या है, अगर आप कैसे पता लगेगा कि आपको अर्थक्वेक आया है या लैंडस्लाइड हुई है। तो क्रैक इन द लैंड और वॉल्स, जबकि घर की दीवारों में और जो ज़मीन में क्रैक देखने को मिले तो अंदाज़ा लगा दीजिएगा कि भाई हाँ ये आने वाला है। और दूसरा है टाइटलिंग ट्रीज और बिल्डिंग्स, सडन वाटर लीकेज, एकदम वाटर लीकेज हो जाएगा। और क्या हमें अचानक देखने को मिलेगा कि जो घर की खिड़की दरवाजे वो एकदम अटक जाएंगे। उसके लिए बचाव क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी बाहर भाग जाओ, जो रिस्की एरिया है उसको छोड़ दो, जो इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज है उनको इन्फॉर्म करो, और जो इमरजेंसी किट है उसको तैयार रखो। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन है जिसके बारे में बात करेंगे कि लैंडस्लाइड क्या होती है, अर्थक्वेक क्या होता है। तो मैंने इजीली इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है। अर्थक्वेक के बारे में बताया तो वैसे ही आपको लिखना है। अर्थक्वेक और टेम्योर इज कॉल्ड द शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब ज़मीन के ऊपरी सतह हिलती है तो उसे बोलते हैं अर्थक्वेक। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द सेस्मिक वेव्स, जो कि क्या है, धरती के अंदर अपनी मूवमेंट करती है, दिखाती है। इन द लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक कैन बी वायलेंट एंड हैव पावर टू डिस्ट्रॉय द होल सिटी। तो अर्थक्वेक इतना खतरनाक होता है कि पूरे शहर को तबाह कर सकता है। फ्रॉम मेकिंग पीपल फॉल एंड गिविंग इंजरी इन जस्ट फ्यू मोमेंट्स, इतना खतरनाक हो सकता है कि कुछ ही मोमेंट्स में इतनी इंजरी दे देगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इसका मतलब है कि प्रकृति अपना जब तांडव दिखाती है तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाता है। अब बात करते हैं मेजरमेंट की, कि जो अर्थक्वेक आता है वो किस में मेजर किया जाता है, किस द्वारा मेजर किया जाता है, सेस्मोग्राफ द्वारा इसको मेजर किया जाता है, जो कि इसका मेजरिंग टूल है। जो इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को किससे नापेंगे, जो रिक्टर मैग्नीट्यूड है उस द्वारा इसको नापा जाता है। जो अर्थक्वेक की स्पीड है वो 3 और उससे नीचे रहती है तभी क्या होता है, इनविजिबल होता है, कभी इसका फील नहीं किया जा सकता। वाइल जब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 7
रजिस्टर हो जाएगी तो उसके कारण क्या है, बहुत ज़्यादा डैमेज, बिग डैमेज हो सकता है। तो इसे मैग्नीट्यूड से मापते हैं। जो इसका इंटेंसिटी मेजर है वो किससे करेंगे, उसकी टर्म क्या है, तो मिराकली स्केल इसकी टर्म है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अर्थक्वेक शोज इटसेल्फ बाय शेकिंग और रिमूविंग द ग्राउंड। जब ग्राउंड की ऊपरी सतह पर कुछ हरकत होती है तो उसे अर्थक्वेक बोलते हैं। व्हेन ए बिग अर्थक्वेक एपिसेंटर is in C position it becomes cause of removal in the enough quantity of the edge of the sea। तो जब ये क्या है, समुद्र की तली में होती है तो समुद्र के किनारे हैं उनकी बहुत ज़्यादा हलचल मचाती है, विच इज़ द काज ऑफ सुनामी। तो जब समुद्र की तलहटी में होगी तो वहाँ पानी को ज़्यादा उछाल मिलेगा और वो क्या है, पानी का बहाव बढ़ जाएगा, हाइट बढ़ जाएगी और जो समुद्री तटीय इलाके हैं उनमें सुनामी के प्रकोप में आ जाएंगे। शॉक ऑफ अर्थक्वेक कैन समटाइम आल्सो गिव बर्थ टू लैंडस्लाइड एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज़। कई बार क्या है, अर्थक्वेक के कारण लैंडस्लाइड और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हमें दिखाई देती है। और जब अर्थक्वेक आता है हमारा तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है, उस सीन में जब अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है तो जियोलॉजिकल डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लार्ज क्वांटिटी में जो गैस माइग्रेशन है, लोग वो क्या है बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं। डीप मिथेन इनसाइड द अर्थ, वोल्केनो, लैंडस्लाइड एंड न्यूक्लियर टेस्टिंग आर सच एज मेन डिफेक्ट्स। तो क्या कई बार क्या है, जो न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं या फिर क्या है, मीथेन जो धरती के अंदर गैस होती है उसके कारण जब वो फटती है, वोल्केनो फटता है तो अर्थक्वेक आते हैं और उनके कारण क्या है, वो चीज़ें बहुत कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बर्थ ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड सेंटर और हाइपोसेंटर। जब अर्थक्वेक का जो बर्थ होता है ना, जन्म होता है, तो उसे बोलते हैं हाइपोसेंटर। इन केस ऑफ अर्थक्वेक मैनी अर्थक्वेक आर बोर्न अवे फ्रॉम द प्लेट बाउंड्रीज एंड आर रिलेटेड टू द टेंशन डेवलप्ड इन बिग एरिया ऑफ स्ट्रेचिंग। तो इसके कारण क्या अर्थक्वेक होती है, तो उसके कारण क्या है, जो बहुत सारे बड़े एरिया में स्ट्रेचिंग के कारण हमें देखने को मिलती है। दी स्ट्रेचिंग आर ड्यू टू द मेन डिस्टर्बेंस इन द डिफेक्ट एरिया। और इस प्रकार क्या है, अर्थक्वेक के बारे में बताया गया है, जो कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में इसका ब्रीफ बताया था कि हमें क्या क्या इसके कारण हमें देखने को मिलते हैं और जो अर्थक्वेक है उसके किस कारण आती है, वो आती है उसके बारे में, जो उसकी इंटेंसिटी है वो किस प्रकार की होती है, मैग्नीट्यूड किस प्रकार का होता है, किससे नापा जाता है, उसके रीज़न क्या है, वो क्यों आती है और उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सारी हमें इसमें बात करनी है और वो हमें सारी इसमें बतानी है। और इसके बाद क्या है, बताते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द मोस्ट टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स आर नॉट द बोर्न फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द मोर देन 10 किलोमीटर। जो धरती के अंदर गहराई है ना, वो क्या है 10 किलोमीटर तक की गहराई तक जो मूवमेंट होती है उसके कारण क्या है, मैक्सिमम अर्थक्वेक आते हैं। और जो लेस देन 70 किलोमीटर से होते हैं ना, उसको बोलते हैं सैलो सेंटर। जो अर्थक्वेक आते हैं 70 किलोमीटर से अंदर उसको बोलते हैं सैलो सेंटर। और वाइल अर्थक्वेक बोर्न्स फ्रॉम द डेप्थ बिटवीन 70 से 300 किलोमीटर के बीच में जो डेप्थ के कारण इंसिडेंट होते हैं, जो मूवमेंट होती है उसके कारण होते हैं, उसे बोलते हैं मिड सेंट्रल। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं, मिड सेंट्रल या इंटर मिड सेंट्रल बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं अर्थक्वेक की जो मेन रीजन है और जो मेन डिस्टेंस के कारण आती है, तो उनके नाम है इन सबडक्शन जोन वेयर ओल्ड एंड कोल्ड सीज लेयर slip between other tectonic plate, deep central earthquake can come at more depth from 300 to 700 किलोमीटर। तो एक बार क्या है, जब टेक्टोनिक प्लेट और जो कोल्ड सी और ओल्ड सी है उसके बीच में जो मूवमेंट होती है उसके कारण क्या है, 300 से 700 किलोमीटर के अंदर जो मूवमेंट होती है उसके कारण क्या है, अर्थक्वेक आते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, बहुत ही एक्टिव एरिया बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सेस्मिकली। दीज आर कॉल्ड सेस्मिकली एक्टिव एरियाज। डीप सेंटर अर्थक्वेक आर बोर्न एट द डेप्थ वेयर ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर। धरती के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लावा है, पता नहीं क्या क्या मटेरियल है, तो अभी तक पूरे अंदर तक हम जा नहीं पाए, पूरी सर्च हो नहीं पाई है। तो उनकी जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है उसके कारण क्या है, अर्थक्वेक आते हैं। द सबडक्टेड लिथोस्फीयर शुड नॉट बी फ्रेजाइल। ए पॉसिबल सिस्टम फॉर द बर्थ ऑफ डीप सेंटर अर्थक्वेक इज डिफेक्ट बोर्न ड्यू टू ओलिवाइन which happens during a state change in spile structure। तो इस बार ये क्या है, इस क्वेश्चन में हमने बात की थी कि जो लैंडस्लाइड है और जो अर्थक्वेक है उसके बारे में, कि लैंडस्लाइड किस कारण आती है, उसकी क्या रीजन है, उसके क्या प्रकोप होते हैं, उसी प्रकार हमने अर्थक्वेक को देखा। क्वेश्चन नंबर 2 के की पॉइंट्स को देखेंगे, जिससे आप क्या है इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट याद रख पाएंगे। इसमें 2 पॉइंट के बारे में बात करनी है, पहला अर्थक्वेक के बारे में, दूसरा लैंडस्लाइड के बारे में।
तो पहला टॉपिक होगा हमारा अर्थक्वेक, और उसके बारे में क्या लिखेंगे। तो पहले अर्थक्वेक की हमें डेफिनेशन देनी है कि अर्थक्वेक होता क्या है, फिर यह किस कारण से आता है और यह किस से मेजरमेंट किया जाता है, इसका मेजरमेंट की इकाई क्या है और उसको कैसे मेजर करेंगे। फिर लास्ट आता है इसका इफेक्ट क्या है, अगर अर्थक्वेक आ गया है तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसके हमें क्या देने हैं, कोज देने हैं। तो इस प्रकार ये क्या अर्थक्वेक क्या कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखेंगे हम इसका लैंडस्लाइड की डेफिनेशन देनी है कि लैंडस्लाइड होती क्या है, फिर यह किस कारण से होती है और इसके इफ़ेक्ट क्या है अगर लैंडस्लाइड हो गई है तो, और इसके वार्निंग साइन क्या है अगर ये आती है या उससे पहले वार्निंग साइन दिए जाते हैं तो इसके वार्निंग साइन क्या है। जो इसकी प्रिकॉशंस है उसके बारे में बात करनी है कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है। फिर बात करते हैं कि प्रिकॉशंस लेने के बाद कि अगर इसमें लैंडस्लाइड आती है तो प्रिकॉशंस ले ली। अब अर्थक्वेक क्यों आता है, शेकिंग की वजह से। लैंडस्लाइड की होती है स्लाइडिंग की वजह से। जो अर्थक्वेक है वो लैंडस्लाइड का ट्रिगर का कारण बन सकता है, लेकिन ये उल्टा नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, अर्थक्वेक क्या है, जो अर्थक्वेक के कारण क्या है, लैंडस्लाइड हो सकती है। तो इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चन 2 के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे, जिसकी वजह से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं और एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे क्या है 2 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्सप्लेन साइक्लोन एंड स्टॉर्म सर्ज। तो इसमें हम जानेंगे साइक्लोन के बारे में और स्टॉर्म सर्ज के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें साइक्लोन के बारे में। तो इसको मैं आपको क्वेश्चन को याद करवाऊंगा इसके जो की पॉइंट्स है उसकी मदद से। तो सबसे पहले देखते हैं इसके साइक्लोन को। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। साइक्लोन का मतलब क्या है, तेज घूमती हुई हवाओं का समूह, उसे बोलते हैं साइक्लोन। आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, ए साइक्लोन इज ए लार्ज रोटेटिंग सिस्टम ऑफ विंड्स फॉर्म्ड अराउंड ए लो प्रेशर एरिया इन द एटमोसफेयर। तो एटमोसफेयर में क्या है, जहाँ हवा का प्रेशर थोड़ा कम रहता है और वहाँ तेज़ घूमती हुई हवाएं चलती हैं, तो वहाँ एक साइक्लोन बन जाता है। तेज़ घूमती हुई हवाओं का एक समूह बन जाता है, उसे साइक्लोन बोलते हैं। फिर बात करते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ साइक्लोन। तो पहले टाइप के बारे में बात करेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। इसकी खास बात क्या होती है, यह कहाँ ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, हैवी रेनफॉल का कारण बनता है और स्ट्रॉन्ग तेज़ हवाएं आने के कारण इसके आती हैं ना, वो इसके कारण आती हैं क्योंकि वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में और क्या चीज़ होती है खास बात, उसके डिफरेंट नेम है। जैसे कि एटलांटिक में जाओगे आप तो वहाँ इसका नाम क्या होगा, हरिकेन नाम बोल देंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन को। और जो पैसिफिक ओशियंस में आएगा या और कहीं आता है तो उसे टाइफून बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा। अगला देखते हैं हम, ये ट्रॉपिक साइक्लोन हो गया कि इसके क्या कारण है। अगला देखते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। इसके कारण क्या है, इसके कारण क्या आएगा, रेन आएगी और स्नोफॉल होगी जो हिल स्टेशन में होती है ना, तो उसकी इसके कारण एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल के कारण कुछ रीजन होगा कि स्नोफॉल होगी और कई बार होता है कि बारिश होगी। ये क्या है, थोड़ा मूव स्लोअर देन ट्रॉपिकल स्लोअर। तो जब क्या है मानसून आती है तो वो क्या जितनी जल्दी नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच जाती है देखो, परंतु इसके कंपैरिजन में अगर आप बात करें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की तो यह क्या है थोड़ा स्लो चलता है। फिर बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं। वहाँ जहाँ आएगा वहाँ प्रेशर क्या होगा, लो होगा, स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग विंड्स होगी, हवाएं तेज चल रही होंगी, जो उनकी डायरेक्शन है वो कैसी होगी, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से आएंगी ना उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज विंड हो गई, जो साउदर्न हेमिस्फेयर से आती हैं उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्या है हमारा मेन फीचर्स है। अगले पॉइंट में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन के कारण क्या होता है, हैवी रेनफॉल हो जाएगी, फ्लडिंग बाढ़ आ जाएगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड क्रॉप्स, तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी, घर है लोग घर नहीं जा पाएंगे, बाहर निकल के काम नहीं कर पाएंगे, तो भी एक समस्या है। लॉस ऑफ लाइफ, जीवन का एक घाटा होता है। डैमेज टू सेफ्टी मेजर में हम क्या क्या शामिल करेंगे, जो अपडेशन है, जो कि अपडेट मिलेगी हमें वेदर रिपोर्ट्स, उसको टाइमली देना। सिक्योर हाउसेज और विंडोज़, जो घर है उनकी विंडो है उसको सही सिक्योर करना। और जो कोस्टल है और ओपन एरियाज है उन पे जाना अवॉइड करना है आपको। और कीप इमरजेंसी किट रेडी रखनी है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो ये किट रेडी होनी चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ साइक्लोन के वो प्रिपरेशन थी
तो अब बात करते हैं इसके स्ट्रोमा सर्ज के बारे में कि स्ट्रोमा सर्ज की सबसे पहले जाननी है कि हमें डेफिनेशन क्या होती है। तो समुद्र का पानी अचानक बहुत ऊपर उठ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रोमा सर्ज। यह क्यों होती है? स्ट्रोमा सर्ज इज द एबनॉर्मल राइज ऑफ सी वाटर लेवल caused by strong winds and low pressure during a cyclone। जब कोई साइक्लोन आता है तो उसके पास होता क्या है, वो स्ट्रॉन्ग विंड होती है परंतु उसके पास लो प्रेशर होता है, तो वो क्या करता है, घुमाई करने लग जाता है। तो ये क्या है, एबनॉर्मल राइज ऑफ सी वाटर लेवल है। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो स्ट्रॉम सर्ज है, समुद्र का पानी अचानक ऊपर उठ जाता है, इसके कारण क्या होता है, स्ट्रॉन्ग साइक्लोन विंड्स बनती हैं और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है। मोमेंट ऑफ सी वाटर टुवर्ड कोस्ट, तो इसमें क्या मोमेंट है, नॉर्मली है तो मोमेंट ऑफ सी वाटर टुवर्ड्स कोस्ट। इसके कारण क्या है, हमें इफेक्ट क्या देखने को मिला, इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म सर्ज। जो कोस्टल फ्लडिंग है वो हमें देखने को मिली, डैमेज टू कोस्टल एरियाज, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस प्रकार ये क्या था, हमारे इफेक्ट ऑफ सर्ज के थे कि क्या क्या इसके इफेक्ट पड़ेंगे। फिर अगली बात करते हैं कि यह कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, वेयर इट ओक्योर मोस्ट, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि जो कोस्टल रीजन है उसमें ज़्यादा होता है, या जो ट्रॉपिकल सीज है उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इंडिया ईस्ट कोस्ट में जो समुद्री इलाके रखते हैं वो है, और बांग्लादेश और फिलिप्स देखना है हमें कि कौन होगा कौन नहीं होगा। साइक्लोन और सर्ज दोनों को देखकर क्या पता लगता है कि साइक्लोन एयर में होता है और जो सर्ज होता है वो सी में होता है। तो इसमें क्या है, जो स्ट्रॉम सर्ज है वो पानी से जुड़ा क्या है इफेक्ट है, और साइक्लोन क्या है, एयर हवा से जुड़ा इफेक्ट है। साइक्लोन क्या करेगा, स्ट्रॉम सर्ज को ट्रिगर करता है। और इस प्रकार ये क्या था, हमारे इस क्वेश्चन के कुछ कॉन्सेप्ट थे, कीवर्ड्स थे, जिसकी मदद से आप इसे समझ सकते हैं। अब देखेंगे हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर को कि इसको किस प्रकार लिखा गया है, साइक्लोन को और स्ट्रॉम सर्ज को। तो जो मैंने सीक्वेंस बताया है उसी सीक्वेंस में इसको लिखा गया है, बस इसको लिखा किस तरीके से गया है वो देखेंगे शॉर्ट में थोड़ा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे कि हमने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं जिससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप 20 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा साइक्लोन की डेफिनेशन। जो तेज़ घूमती हुई हवाओं का समूह होता है उसे बोलते हैं साइक्लोन। जैसे कि इसकी डेफिनेशन बोलती है, साइक्लोन इज द नेम ऑफ मास ऑफ रोटेटिंग एयर। जब तेज़ घूमती हवाओं का समूह ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बर्थ, जब क्या होते हैं, जब ये एरिया ऑफ बर्थ होता है उसके बेस पर इसके दो टाइप्स होते हैं साइक्लोन के। पहला होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, हैवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड्स का कारण बनता है। और इसके डिफरेंट नेम है, हरिकेन और जो कि है एटलांटिक में जाना जाता है, और जो टाइफून है वो पैसिफिक रीजन में इसको जाना जाता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, दीज आर द एयर ऑर्गेनाइजेशन और स्टॉर्म्स विच फास्ट इन ट्रॉपिक्स एंड नॉर्मल इन अदर प्लेसेस। जो क्या है, ट्रॉपिक्स में फास्ट होते हैं और अदर में नॉर्मल होते हैं। प्लेंटी ऑफ रेन हैपन्स, इसके कारण क्या है, बहुत सारी रेन होती है। फ्रॉम दीज डायमीटर इज फ्रॉम 50 to 1000 माइल्स। तो इसका डायमीटर होता है वो कितना होता है, 50 से 1000 माइल्स होता है। एंड द एरिया विद द रिलेटिवली लो एयर प्रेशर, दीज मूव विद द स्पीड ऑफ 20 to 30 माइल्स पर आवर। जो इसकी स्पीड होती है वो क्या होती है, 20 to 30 माइल्स पर आवर होती है। एयर रोटेशन इन दीज इज फ्रॉम 90 से 130 माइल्स पर आवर। जिसकी एयर रोटेशन होती है, गोल गोल घूमता है, वो 90 से 130 माइल्स पर आवर की स्पीड से घूमता है, मतलब बहुत तेज़ हो जाता है वो। दीज आर कॉल्ड हरिकेन, ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं इन वेस्ट इंडीज, एंड टाइफून बोलते हैं इन चाइना सी, एंड फिलिपाइन एंड टोर्नाडो इन अमेरिका। और इसे क्या है, फिलीपीन में क्या है, टोर्नाडो बोला जाता है। विली विलीज इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है, विली विलीज। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब क्या है, इसके भी 2-3 नाम होते हैं, जैसे कि इसका ये नाम है तो इसको बोल देंगे हम, ओनली एग्जाम में याद रखना है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको जो टेम्परेट रीजन है ना उसमें पाया जाता है। ये किसका कारण बनता है, बारिश का और स्नोफॉल का। बारिश का और जो स्नोफॉल होती है ना,
जो कि पहाड़ी एरियो में होती है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में आपने देखी होगी कि उत्तराखंड में गिरी है, जम्मू कश्मीर में गिरी है, तो हिमाचल में गिरी है, भारी बर्फबारी हुई है, तो ये इसका कारण है। और ये क्या करती है, बहुत धीरे चलती है ट्रॉपिकल साइक्लोन से। दिस इज लो एयर प्रेशर स्टॉर्म ऑफ मिड एंड हाई latitudes. It velocity moves like a snake with a speed of 20 to 30 miles per hour. इसकी स्पीड होती है वो स्नेक की तरह होती है, जो कि 20-30 माइल्स पर आवर होती है। Often snowfall and rain happens from this. इसके कारण क्या है, स्नोफॉल होती है और बारिश होती है। Both type of cyclone move in form of counter clockwise. तो इसकी जो घूमने की दिशा है उसके बारे में बताया गया है कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है इन नॉर्थ हेमिस्फेयर में, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है साउदर्न हेमिस्फेयर में। तो इसके घूमने के बारे में बताया है कि ये कैसे घूमती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। यूजुअली देयर इज विंड शिफ्ट लाइन इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन विच इज बिगर for hundred of mile in low air centers towards equator and separates hot and moist air from cold and dry air। जो इसके बारे में बताया गया है कि जो हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके बारे में खासियत पाई कि वो एरिया में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे कि उष्णा वलया पर जिसे कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, उसकी क्या है, एरिया में वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसके पास लो एयर सेंटर होता है जो कि इक्वेटर की साइड होता है, और जो सेपरेट करता है हॉट और मोस्ट एयर से, जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है और ड्राई होती है। ऑल साइक्लोन हैव सम सेम स्ट्रक्चरल फीचर। तो जो क्या है, सभी साइक्लोन के लगभग सेम से वो होते हैं, फीचर होते हैं। लाइक एरियाज विच आर लो प्रेशर, तो साइक्लोन होगा तो लो प्रेशर होगा। देयर सेंटर स्टेज इन द एरिया ऑफ लिस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इज नोन एज मेन पार्ट ऑफ प्रीपेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन नियर सेंटर स्लोप पावर प्रेशर। तो इसमें क्या है, इसके प्रेशर के बारे में बताया कि इसका प्रेशर कहाँ ज़्यादा रहता है, कहाँ कम रहता है, तो इसके बारे में जानकारी दी गई है। कोरोलिस फोर्स शुड बी इन बैलेंस्ड रेशियो, otherwise cyclone can end from change in pressure from Coriolis effect, flow of air around a big cyclone। जो क्या होता है, एक साइक्लोन के अगल बगल में जो एयर का फ्लो होता है, रोटेट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न, जो कि मैंने बताया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमता है। ऑन दी अदर हैंड एंटी साइक्लोन रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन साउदर्न हेमिस्फेयर। तो इसकी डायरेक्शन के बारे में बताया कि ये किस डायरेक्शन में घूमता है। जो साइक्लोन के टाइप है वो उसके बारे में बताया गया कि कितने टाइप के होते हैं साइक्लोन। तो देयर इज 6 मेन टाइप ऑफ साइक्लोन, पोलर लो, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, इंटरट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल साइक्लोन और मेसो साइक्लोन। तो इस प्रकार क्या है, ये साइक्लोन के 6 प्रकार के टाइप बताए गए हैं। फिर बताया इसने इफेक्ट ऑफ साइक्लोन। तो इफेक्ट ऑफ साइक्लोन में क्या आएगा, हैवी रेनफॉल होगी, फ्लडिंग होगी, बाढ़ आएगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड क्रॉप्स, फसल बर्बाद हो जाएगी, घर बर्बाद हो जाएंगे, लॉसेस ऑफ लाइफ, कुछ लोगों की मृत्यु भी होगी, डैमेज टू इलेक्ट्रिसिटी। तो जब तूफान वगैरह आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी खंभे वगैरह तो टूट जाएंगे, तार टूट जाएंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में बाधा आएगी। और जो कम्युनिकेशन होते हैं, टावर हो गया, फाइबर टूट जाती हैं, और उसके कारण क्या है, नेटवर्क कनेक्टिविटी, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार क्या है, इफेक्ट ऑफ साइक्लोन बताया गया है। इसके कारण क्या है, along a knowing with a cyclone it is also necessary to know that it is many scary effects। इसके बहुत ज़्यादा खतरनाक परिणाम है। ओनली फ्यू मंथ अगो इफेक्ट ऑफ साइक्लोन केम इन साउथ वेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। जो इंडिया के साउथ वेस्ट स्टेट है उसमें इसे देखा गया है, जो कि क्या कारण बनता है, पेड़ गिर जाते हैं, हैवी रेन होती है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चली जाती है, बिजली की जो लाइट है वो पोल गिर जाते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग गिर जाती है, जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती है। ट्रबल कम्स विद द नेटवर्क सिस्टम, जो इंटरनेट सिस्टम है वो ठप हो जाता है। वाटर फिल्स विद मैनी एरिया, जो उस बहुत सारे एरिया में पानी भर जाता है। इट आल्सो काज लॉस ऑफ लिविंग बींग्स एंड एनिमल बर्ड्स, जीव जंतु भी इसमें मर जाते हैं। वन हैज़ टू डिफ़िकल्टीज ऑफ मैनी डेज ऑन फॉलिंग ऑफ हाउस। इसके कारण क्या है, बहुत सारे घर भी गिर जाते हैं, इसके कारण क्या है, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है।
मेजर टू सेव फ्रॉम साइक्लोन, तो इसके लिए सेफ्टी मेजर क्या क्या अपना सकते हैं हम। मेथड टू सेव फ्रॉम द साइक्लोन आर इन द वे, ये क्या है, स्टे अपडेटेड विद वेदर रिपोर्ट्स, वेदर रिपोर्ट देखते रहो, सिक्योर हाउस बनाओ, विंडोज़ रखो, अवॉइड कोस्टल एंड ओपन एरियाज, तो कोस्टल एरिया में रहना थोड़ा अवॉइड करो, ओपन एरिया में रहना अवॉइड करो। कीप इमरजेंसी किट रेडी, इमरजेंसी किट को हमेशा रेडी रखिए। गेट हाउस रिपेयर्ड, कीप वुडन बोर्ड्स रेडी टू पुट ऑन ग्लास विंडोज, स्टे कनेक्टेड विद रेडियो सो दैट कीप गेटिंग ऑल न्यूज़। तो जो मैंने बताया है वही इसके बारे में क्या है, इसके सेफ्टी मेजर है। कीप बर्निंग दीज विद सेफ्टी, डू नॉट टेक फ्रॉम द टेरिबल फायर ऑन फास्ट विंड ब्लोइंग, कीप टॉर्च, जो मतलब नेसेसरी चीज़ है उसके बारे में बताएगी कि ये नेसेसरी चीज़ आप इन्हें रखना है। इफ़ यू आर फिशरमैन एंड यू लाइव नियर सी देन यू चेंज योर लिविंग प्लेस, जब आप समुद्र के किनारे रह रहे हैं तो उसको चेंज करना है। डू नॉट स्टे अंडर और नियर द ट्री प्लांट्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, जिसके क्या है, आप इलेक्ट्रिक वायर जा रही है ऊपर से उसके नीचे मत रहो, कोई पेड़ उसके नीचे मत रहो, दोनों है तो दोनों को अवॉइड करो। इफ़ क्रॉप्स आर रेडी एवन 80% देन कट देम, अगर आपकी फसल तैयार होगी 80% तो उसको फिर भी काट लो क्योंकि नुकसान ज़्यादा होने के चांस है। कीप एनिमल्स इन राइट शेड, एनिमल्स को सेफ जगह पे बांधो। अवॉइड एनी टाइप ऑफ ह्यूमर, जो अफवाहें हैं उस पर कम ध्यान दो। तो ये क्या था, हमारे कुछ बचाव की प्रक्रिया थी कि हमें कैसे बचना है। अब देखते हैं स्टॉर्म सर्ज क्या होता है। तो स्टॉर्म सर्ज होता क्या है, समुद्र का पानी अचानक बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है तो उसे बोलते हैं स्टॉर्म सर्ज। तो स्टॉर्म और डस्ट फॉर्म इन द सेम ऑफ द कंडीशन ऑफ मूवमेंट इन एटमोसफियर ऑफ अर्थ और एनी अदर प्लेनेट। तो ये स्टॉर्म के बारे में बताया गया है कि स्टॉर्म होती क्या है, विच ऑफन कम्स विद ए बैड वेदर, जो क्या है बैड वेदर के साथ आती है। इन दिस सीजनल वर्क्स लाइक फास्ट विंड, फॉलिंग hailstones, heavy rain, heavy snowfall, shining of clouds and shining of lights are being seen. Usually bad effect fall on normal life on coming of storm, तो क्या नॉर्मल लाइफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार इसका क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है जो कि बिल्कुल इजी है। तो इसके क्या है, कुछ काजेज भी होंगे, अगर जो हमारा हमने देखा था अभी स्टॉर्म सर्ज, तो इसके क्या कारण है। स्ट्रॉन्ग साइक्लोन विंड के कारण ये पैदा होती है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण बनती है, मूवमेंट ऑफ स्वीटर टुवार्ड कोस्ट, जो सी वाटर है वो कोस्ट की तरफ ज़्यादा बहता है तब इसके कारण होते हैं। इसके कारण क्या इफेक्ट बनते हैं सर्ज स्ट्रॉम के बारे में, जैसे कि हमने ऊपर इसके लिखे हैं ना इफेक्ट वगैरह है, वैसे इसके लिखने हैं। तो इफेक्ट क्या है इसके, कोस्टल फ्लडिंग होगी, डैमेज टू कोस्टल एरियाज हो गया। तो इस प्रकार ये क्या है हमारे इसके इफेक्ट हैं कि इसमें क्या इफेक्ट पड़ेंगे। और फिर इसके क्या इफेक्ट हैं, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कि किसको लॉस हो रहा है, लाइफ को और प्रॉपर्टी को। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फसल है किसानों की वो बर्बाद हो जाती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। तो वेयर इट ओक्योर मोस्ट, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, कोस्टल रीजन में होगा और ट्रॉपिकल सीज में होगा। तो इसके एग्जांपल क्या है, इंडिया है, बांग्लादेश है, फिलीपींस है, इन देशों में ज़्यादा घटित होते हैं। जैसे कि इंडिया में देखा है कि हर साल बाढ़ आती है, सुनामी आती है, इस प्रकार के केस देखने को मिलते हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो साइक्लोन किससे रिलेटेड है, एयर से, और जो सर्ज है सी से। तो इसका ये फाइनल कंक्लूजन बताऊं तो मैं, साइक्लोन हवा से जुड़ा डिजास्टर है, सर्ज स्टॉर्म सर्ज पानी से जुड़ा उसका इफेक्ट है। तो साइक्लोन क्या करता है, स्टॉर्म सर्ज को ट्रिगर करता है, जिससे स्टॉर्म सर्ज आता है, पानी समुद्र में हलचल होती है और उसका लेवल बढ़ जाता है। इस प्रकार ये था हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने किसको देखा, इसके साइक्लोन को देखा और स्टॉर्म सर्ज को देखा। ये इसके की पॉइंट्स है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में आता है तो इनको याद रखना, जिससे आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन मेड एंड द नेचुरल डिजास्टर। किसके बारे में बात करनी है, ह्यूमन मेड डिजास्टर के बारे में और नेचुरल डिजास्टर के बारे में, इसके डिफरेंस को जानना है। तो इसके डिफरेंस के कुछ पॉइंट है कि आपको इस किस पॉइंट पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने कुछ रीजन बताए हैं कि इस पॉइंट पर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, आगे मैं इसके रीजन लिखूँगा। नेचुरल डिजास्टर ये होगा ह्यूमन मेड डिजास्टर। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में चेंज करके लिख सकते हैं, मैं बता दूंगा कि आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले इनके किस बेस पर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे कि क्या कारण है इसके आने के, नेचुरल डिजास्टर के क्या कारण है, ह्यूमन मेड डिजास्टर के क्या कारण है। दूसरा हम देखेंगे इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, नेचुरल डिजास्टर को कैसे कंट्रोल करेंगे, ह्यूमन मेड डिजास्टर को कैसे कंट्रोल करेंगे। फिर देखेंगे प्रिडिक्शन, इसका हमें पता कैसे लगेगा कि नेचुरल डिजास्टर कब आएगा, ह्यूमन मेड डिजास्टर कब आएगा। फिर इसके एग्जाम्पल क्या है, नेचुरल डिजास्टर किस प्रकार का होता है, ह्यूमन मेड डिजास्टर किस प्रकार का होता है। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये कब कब आ सकते हैं,
नेचुरल का और ह्यूमन मेड का सेम इस प्रकार देखेंगे। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, तो इसके इम्पैक्ट को देखेंगे। फिर देखेंगे इसके प्रिवेंशन, इससे क्या बचाव किया जा सकता है। और लास्ट में देखेंगे इसका नेचर कैसा है, ये दोनों के इसके नेचर कैसे हैं, खतरनाक कौन सा है, कौन कैसा है। तो इन 8 पॉइंट पर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखेंगे इसको अब हमारी लैंग्वेज के हिसाब से कि इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे आपको एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो इसमें क्या है कि जो ह्यूमन मेड डिजास्टर और एक नेचुरल डिजास्टर, डिजास्टर क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ह्यूमन मेड, एक होता है नेचुरल डिजास्टर। डिजास्टर 2 मेन टाइप्स के आपको बता दिए। तो नेचुरल कौन से होते हैं, जो प्रकृति की वजह से हो, और ह्यूमन मेड जो कि इंसान द्वारा ऐसी चीज़ बनाई जाए उसके द्वारा फिर डिजास्टर हो, तो उसे बोलते हैं ह्यूमन मेड डिजास्टर। अब इसके बीच के डिफरेंस को समझेंगे, जो कि पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको ट्रिक में भी समझाया था, अब समझाऊंगा आपको लाइन बाय लाइन। और इसमें क्या है, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया जो नेचर की वजह से हुआ है, जैसे कि बाढ़ आ गई, और वैसे ही क्या है ह्यूमन मेड डिजास्टर कौन सा है, जैसे फैक्ट्री में कोई ब्लास्ट हो गया, कोई गैस लीक हो गई, तो वो क्या है, ह्यूमन मेड डिजास्टर है। तो इसमें क्या है, ह्यूमन मेड डिजास्टर क्या है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर क्या है, अनकंट्रोलेबल है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मैनेजेबल किया जा सकता है, मैनेज कर सकते हैं परंतु कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति ऐसी चीज़ है। आपने इतनी बार बाढ़ देखी होगी, केदारनाथ की जो बाढ़ आई थी उसमें कितने हज़ारों लोग मारे गए थे। ऐसे ही आप देखते हैं कि वो क्या है, कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं कितनी बाढ़ आ जाए, कितना पानी आ जाए, बिजली गिर गई, अर्थक्वेक आ गया, कितना कंट्रोल करोगे। तो क्या है, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे ह्यूमन मेड है उसको क्या है, हम कंट्रोलेबल भी है, मैनेजेबल दोनों भी है। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन है, उसको हम समझेंगे 1 बाय 1। तो ह्यूमन मेड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, 2 तरीके की कैटेगरी है, इसके बीच में डिफरेंस करेंगे। पहला है, जो पहला बिग डिफरेंस है उसको समझेंगे। तो पहला बिग डिफरेंस इन ह्यूमन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर इज दैट ह्यूमन मेड डिजास्टर हैपन ड्यू टू वर्क्स ऑफ ह्यूमन व्हाइल द नेचुरल डिजास्टर हैपन ड्यू टू नेचुरल पावर्स। तो इसमें क्या है, पहला कारण वो है, इसका काज किस कारण होता है, तो इसमें डालेंगे कि कौन सा काज है। दूसरा डालते हैं कि ह्यूमन मेड डिजास्टर आर अफेक्टेड बाय ह्यूमन वर्क्स व्हाइल नेचुरल डिजास्टर आर अफेक्टेड बाय नेचर। तो इसका क्या है, दूसरा भी ये सेम का सेम पॉइंट है, आप क्या इसको कितना एक्सटेंड कर पाते हैं एग्जाम में वो आप पर डिपेंड करता है। और इसका क्या है मेन एग्जाम्पल, कि इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि नेचुरल का अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन और सुनामी हो गया, वैसे ही ह्यूमन मेड का कौन सा हो जाएगा, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट और वार फायर। तो इसके मेन एग्जांपल आपने देख लिए, ह्यूमन मेड के जो मैंने बताए हैं वो हो गए, और जो नेचुरल है, नेचुरल डिजास्टर के, ये क्या हो जाएंगे, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस पॉइंट को हम इसके एग्जांपल्स के तौर पर याद रख सकते हैं कि अगर इस दोनों में कंपैरिजन करना हो तो एक एग्जांपल के तौर पर इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं। अगला देखते हैं, ह्यूमन मेड डिजास्टर कैन बी अवॉइड बाय मेथड ऑफ प्लानिंग, can be stopped right rescues, but it is impossible to stop natural disaster, only attempts to made to reduce their effect। जो नेचुरल होते हैं ना उनका क्या है कि उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, और जो मैन मेड होते हैं उनको क्या है प्लानिंग द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। जो नेचुरल होते हैं उनको क्या है मैनेज किया जा सकता है बट कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इस पॉइंट को कैसे याद रख सकते हैं, कंट्रोल के माध्यम से याद रख सकते हैं कि एक कंट्रोल है, इसकी पॉइंट की मदद से इसको याद कर सकते हैं कि नेचुरल कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मैन मेड को कंट्रोल किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, ह्यूमन मेड डिजास्टर कम समटाइम्स इन ए केयरलेस और some bad management, so it can be stopped by future by doing the right measures, but nature disaster are natural event, so their nature keeps increasing continuously। तो इस प्रकार क्या है, इसने बताया है कि कई बार क्या होता है, ह्यूमन मेड डिजास्टर होते हैं वो गलती से हो जाते हैं या मिसमैनेजमेंट से हो जाते हैं, तो इसको रोका जा सकता है फ्यूचर में। तो इसमें जो नेचुरल होते हैं उनको नहीं रोका जा सकता, जो ह्यूमन मेड डिजास्टर है और नेचुरल डिजास्टर है बोथ आर कमिंग सडनली, जो क्या है अचानक आते हैं। अगला है, ह्यूमन मेड रीजन्स आर इंक्लूडेड इन ए ह्यूमन मेड डिजास्टर सच एज नॉट डूइंग सेफ्टी ऑफ फूड, कॉजिंग एनवायरमेंट लॉस, रीचिंग ऑफ केमिकल मटेरियल, पॉइजनिंग मटेरियल्स to the surface of earth, happening to the other event in the machinery transport accidentally include, but natural disaster are the main reason of टेरेस्ट्रियल, एयरबोर्न, इक्वेस्टिक। तो ये क्या है, मैन मेड जो आते हैं वो क्या है, हम जानबूझ के करते हैं, उसके कारण क्या है, हम जानबूझ के देते हैं कि उसका क्या है, खाने में जहर मिला दिया या कोई और ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसका नेचुरल और ह्यूमन पर दोनों पर असर पड़ेगा। लेकिन नेचुरल का क्या है, प्रकृति का है, अंदर टेक्टोनिक प्लेट भिड़ रही हैं या अंदर गैस बन रही है, वोल्केनो फट रहा है, तो उस पर क्या है हमारा कंट्रोल नहीं है, तो इसकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेचर पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ह्यूमन मेड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो एस्टिमेट टाइम है ह्यूमन मेड डिजास्टर का कैन बी मेड बट इट्स डिफिकल्ट टू मेक एस्टिमेट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो क्या है, इसमें प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि
ये कब होगा, नेचुरल का कोई प्रिडिक्शन नहीं है, कब आ सकता है, सुनामी कब आ जाए, अर्थक्वेक कब आ जाए, तो ये क्या है हमें होने के बाद पता चलता है, तो उसके बाद में हम मैनेज करते हैं। लेकिन जो इसका हम एग्जांपल देखें कि मान के चलो ह्यूमन मेड है, उसका हमें पता होता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें पता होता है। तो इसमें इस पॉइंट को हम याद रख सकते हैं प्रिडिक्शन के द्वारा कि इसके क्या प्रिडिक्शन है, इसको हम इस की पॉइंट से याद कर सकते हैं। अगला है ह्यूमन मेड डिजास्टर हैपन देमसेल्फ फ्रॉम सम नेचुरल कॉजेज। तो क्या है ह्यूमन मेड क्या है डिजास्टर हो सकता है कई नेचुरल कॉजेज कारण के कारण, वाइल नेचुरल डिजास्टर आर बोथ डिस्ट्रक्टिव। तो क्या है जो नेचुरल डिजास्टर है वो डिस्ट्रक्टिव है और क्रिएटिव है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिजास्टर इज आल्सो फाउंड इन नेचुरल डिजास्टर। तो इस प्रकार क्या है जो नेचुरल डिजास्टर होता है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव दोनों होता है, जिससे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। तो इस प्रकार क्या है, तो ये हम बता सकते हैं कि इसका फायदा और नुकसान दोनों की तरफ से। कंट्रोल कैन बी डन बाय ह्यूमन मेड डिजास्टर, देयर इफेक्ट आर लेस कंपैरिजन। जो ह्यूमन मेड डिजास्टर होते हैं उसका क्या है नेचुरल डिजास्टर के कंपैरिजन में थोड़ा लेस हार्मफुल होते हैं, लेकिन जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो फॉर लंबे टाइम तक इफेक्ट करते हैं। दिस इफेक्ट फॉर द होल वुमन लाइफ एनवायरमेंट लाइफ बैडली एंड अफेक्ट फॉर द लॉन्ग टाइम बिकॉज दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो जो नेचुरल डिजास्टर वो कंट्रोल नहीं किए जा सकते और लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट करते हैं। अगला है ऑन द ह्यूमन मेड डिजास्टर ऑन हैविंग मिस्टेक वंस दे कैन बी स्टॉप्ड बाय टेकिंग केयर नेक्स्ट टाइम। जब एक बार कोई चीज़ घटित हो गई है उसको दूसरे टाइम हम घटित नहीं होने देंगे, क्योंकि उसको कंट्रोल कर लेंगे और वो मैनेजमेंट के थ्रू हमें कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो नेचुरल है उसको कंट्रोलेबल नहीं है। तो इसमें क्या है बिकॉज नेचुरल डिजास्टर हैपनिंग अगेन एंड अगेन, वो क्या है बार बार आती रहती है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आ रहा है अर्थक्वेक आ रहा है क्या कंट्रोल करो, साइक्लोन आ रहा है तो आ रहा है क्या कंट्रोल करोगे, सुनामी आ गई तो आ गई। तो इस प्रकार क्या है इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन ह्यूमन मेड की गलती को सुधारा जा सकता है। ह्यूमन मेड डिजास्टर कैन बी कंट्रोल बाय द मेडिकल हेल्प, उसमें क्या है मेडिकल हेल्प कर सकते हैं, बट देयर इज नो सच लॉज इन नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में ऐसा कोई कानून नहीं है। यस ऑन हैविंग लिटिल एस्टिमेट बिफोर डिक्रीज कैन बी मेड इन लॉस ऑफ हैवरिंग फ्रॉम देम। कई बार क्या है सुनामी आती है, आजकल क्या है वेदर फोरकास्टिंग के कारण हमें जल्दी पता लग जाता है। इस प्रकार क्या है इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन फेमिनाइन, कि ये फेमिनाइन क्या होता है। तो जब बहुत सारे लंबे समय तक क्या है खाने की भारी कमी हो जाती है तो उसे बोलते हैं फेमिनी। तो इसका होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, तो इस क्वेश्चन में इसको हम पूरा समझेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें कि आपको सीखने को क्या मिलेगा। पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो बहुत लंबे समय तक खाने की भारी कमी को क्या बोलते हैं फेमिनाइन। तो फेमिनाइन इज ए सर्वे एंड प्रोलॉन्ग्ड शॉर्टेज ऑफ फूड इन ए पार्टिकुलर रीजन विच लीड्स टू वाइड स्प्रेड हंगर, जिसके कारण क्या होता है बहुत लंबे समय तक एक शॉर्टेज आ जाती है फूड की, जिसके कारण क्या हो जाता है एक एरिया में या कुछ क्षेत्र में वो क्या करता है हंगर भूखमरी को बढ़ा देता है। माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, स्टारवेशन हो जाता है, इंक्रीज डेथ रेट्स क्या है मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ये होता किस कारण है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है, भूखमरी बढ़ जाती है, स्टारवेशन बढ़ जाती है, डेथ रेट इंक्रीज होता है, इस कारण क्या होता है फेमिनी इंक्रीज होता है। इसके की फीचर्स हैं कुछ फेमिनी के क्या हो सकते हैं, जब लॉन्ग टर्म में फूड की कमी आती है तब ये होता है। फिर वाइड स्प्रेड माल न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, जो हाई मोरालिटी रेट होती है उसमें ये देखने को मिलता है। सोशल एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन हमें देखने को मिलता है इसके कारण। तो इसके कारण क्या है, फेमिनी आता क्यों है, भूखमरी आती क्यों है, जब कम वर्षा होती है जिसे ड्रोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ड्रोट। तो ड्रोट की कमी से DROUGST ड्रोट बोलते हैं वर्षा में कमी। तो इसके कारण या फिर ज़्यादा बाढ़ आ जाए जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाए, क्रॉप फेलियर फसल की बर्बादी हो जाए, या फिर क्लाइमेट चेंज वातावरण में चेंज हो जाए फसल ना हो, तो क्या होगा नेचुरल काज हो गई ये सारे। तो नेचुरल कॉज के कारण क्या है भूखमरी आ सकती है, भोजन की कमी हो सकती है। ह्यूमन काज कई बार क्या होते हैं इंसान इसका कारण होता है, जैसे कि वार एंड कन्फ्लिक्ट, जो कि अभी हमें लेटेस्ट आज के दिन देखने को मिल रहा है। इजराइल अमेरिका और ईरान का युद्ध देखने को मिल रहा है। उसके कारण क्या है सभी देशों में क्या है किसी में ऊर्जा की कमी आ रही है, किसी में किसी चीज़ की कमी आ रही है। तो इस प्रकार क्या है ह्यूमन कॉजेज होते हैं। पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज, कई बार गवर्नमेंट की पुअर पॉलिसीज होती है उसके कारण भी हमें क्या देखने को मिलता है भूखमरी देखने को मिलती है। जैसे आज की कंडीशन में इंडियन सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रही है। मतलब वो क्या है गरीबी रेखा से नीचे क्यों है भाई, देश में इतने साल 70 साल आज़ादी के हो गए, सब का सरकार ने राज कर लिया, कांग्रेस ने भाजपा ने सभी को लॉन्ग टर्म एक अपना राज करने का मौका मिला है, फिर भी क्या कमी है। तो मतलब कोई सरकार अच्छी नहीं है, कोई आपके लिए काम करने वाली नहीं है। तो पुअर गवर्नमेंट पॉलिसी है इंडिया में, तभी इंडिया आज इतना पीछे है। अनइक्वल फूड डिस्ट्रीब्यूशन,
जो फूड की बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, तो ये क्या है, हमारे देश में ओड डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले से ही है। गरीब है तो गरीब है, अमीर है तो अमीर है। भोजन की कमी सब मतलब गरीबों के पास है ही है, और अमीरों के पास भरपूर है कि वो वेस्ट कर रहे हैं। अगला कारण है गरीबी। गरीबी के कारण भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। जो इसका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, जो फेमिनी है सिर्फ फूड प्रोडक्शन में कमी से नहीं होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक कारण और भी है, जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर है उसके कारण भी क्या है, फेमिनी होता है। जो फेमिनी के इफ़ेक्ट है वो देखने को क्या मिलेंगे कि इसके इफ़ेक्ट क्या हैं। तो इसके क्या है, मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं जिससे आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन बताएंगे पहले, फिर इसके की फीचर्स जो मैं आपको बता सका हूँ, फिर इसके क्या कारण है, नेचुरल कोज जो मैंने बता दिए, ह्यूमन कोज क्या है वो मैंने बता दिए, फिर इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, एक फूड की कमी के कारण और एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर के कारण होता है। फिर आता है बात इफेक्ट ऑफ फेमिनी के बारे में कि इसका क्या इफेक्ट है। जो स्टारवेशन और डेथ है वो एक, फिर इसके कारण क्या होता है, स्प्रेड जो डाइजीज हैं वो बीमारियां फैल जाती हैं। फिर तीसरा क्या है इसका, लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थापित हो जाते हैं, माइग्रेशन हो जाता है लोगों का। फिर तीसरा क्या है, चौथा इकोनॉमिक ब्रेकडाउन, तो क्या है, पैसे की कमी आ जाती है। तो ये क्या है, फेमिनी के इफेक्ट हैं। अगला बात जानते हैं कि कमी आ गई, चलो ठीक है इफेक्ट हो गए, पर इसको रोका भी जाएगा ना, उसके कुछ रोकथाम होंगे, कुछ कंट्रोल होंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है अगला पॉइंट। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में क्या आता है, बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कि हमें अच्छी प्रकार की खेती की किस्में जाननी होंगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो। इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स ज़्यादा से ज़्यादा बताने होंगे, ज़्यादा मशीनें और अच्छे उर्वरक देने होंगे जिससे फसल ज़्यादा हो और बर्बाद ना हो। प्रॉपर फूड डिस्ट्रीब्यूशन, सभी में फूड का बराबर वितरण हो। ये ओड इवन जो हो रखा ना ये कम हो, तो जिसके कारण क्या है, सभी को न्यूट्रिशंस भरपूर मिलेगा और देश एक साथ ग्रोथ करेगा। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसीज, गवर्नमेंट को क्या है, कुछ पॉलिसीज सुधारनी पड़ेंगी जिसके कारण क्या है, देश अच्छी तरीके से चलता रहे। तो ये क्या है, इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल। तो फेमिनी में क्या है, इसकी डेफिनेशन, की फीचर्स, कारण, इफेक्ट, और जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कर लोगे तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो फेमिनी की पहले आपको स्टार्टिंग में देनी होगी डेफिनेशन, कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कि पहले आपको ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है। तो फेमिनी इज ए बिग लैक ऑफ फूड विच कैन बी एप्लीकेबल ऑन द एनिमल बर्ड स्पाइसीज। तो ये क्या है, अगर भूखमरी आती है तो सभी पर बराबर प्रभाव पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई हाँ केवल ह्यूमन इंसान पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो इस पर सभी का बराबर प्रकोप पड़ेगा। तो ये इसकी इस प्रकार आप डेफिनेशन देख सकते हैं। यूजुअली इंक्रीज इन रीजनल माल न्यूट्रिशन, किसी एक रीजन में माल न्यूट्रिशन की, स्टारवेशन की, एपिडेमिक और डेथ रेट बढ़ जाना, ये होता है विद दिस इवेंट्स और आफ्टर दिस व्हेन इन एन एनी एरिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर मैनी मंथ्स और मैनी ईयर्स। क्या है, कई महीनों तक और कई सालों तक जब ये लगातार चलता रहता है, जिसके कारण क्या है, रेन इज लेस, बारिश कम होती है, डज नॉट हैपन देन इट इज़ कॉल्ड ड्रोट। उसके कारण इसे क्या बोलते हैं, बारिश की कमी को ड्रोट बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन हो गई, भोजन की कमी के कारण फेमिनी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द ड्रोट वेरी बैड इफेक्ट फॉल्स फ्रॉम द फार्मिंग एंड अफेक्टेड एरिया। अगर बारिश कम होगी तो सीधी सी बात है कि फसल कम होगी, उनको पानी नहीं मिलेगा, और उसके कारण क्या है, भोजन नहीं मिलेगा और उनकी इकोनॉमी क्या है, हिल जाएगी। सम फैमिलीज हैव बीन वेरी इनफेमस इन हिस्ट्री, कई बार क्या है, हमें सूखा देखने को मिला है जिसके कारण क्या है, बहुत सारे करोड़ों लोगों की ज़िंदगी इसमें इफेक्टेड हुई है। इन एमरजेंसी मेजर्स ऑफ फेमिनी हेल्प मेनली गिविंग माइक्रो न्यूट्रिशंस विच रिमूव डेफिशिएंसी सच एज विटामिन एंड मिनरल्स मटेरियल्स इज इंक्लूडेड। कई बार क्या है, भोजन की कमी के कारण जो न्यूट्रिशंस है उनकी कमी हो जाती है, जिसमें क्या शामिल है, मिनरल्स हो गए, मटेरियल्स हो गए और विटामिन इसमें शामिल है, विच आर गिवन बाई पाउडर लाइक फोर्टिफाइड और डायरेक्टली थ्रो सप्लीमेंट्स। तो उसमें भोजन की कमी के कारण और इनमें न्यूट्रिशन की कमी जाती है, जिसको इन द्वारा पूरा किया जाता है। तो ये इस प्रकार इसकी क्या है, डेफिनेशन बताई गई है। फिर इसके कारण क्यों है, ये होता क्यों है, तो इसके दो कारण हैं जो कि मैंने बताया है, नेचुरल और एक इसका कौन सा है, दूसरा कारण मैन मेड, कि इंसान के कारण ये इसकी कमी होती है। तो इसको आप बता सकते हैं। फिर अगला क्या है, इसका काज बताने के कारण। तो इसके बाद बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फैमिली। तो फैमिली के क्या इफेक्ट पड़ते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रखी है, जिसको आप इजीली अपनी लैंग्वेज में चेंज करके लिख सकते हैं। फिर कोज एंड इफेक्ट के बाद इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसकी प्रिवेंशन क्या है, तो इसके बारे में बताएंगे। तो आपको ठीक ठाक एक 4 से 5 पेज का आप ये आराम से लिख सकते हैं। मैंने इतने पॉइंट आपको बता दिए हैं जो कि आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे, या व्हाट्सअप पे जो कि व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, जो मैन मेड
एक्सीडेंट डिजास्टर है उसकी क्या कारण है, एक लिस्ट बनानी है उसकी। तो पहले इसके एक की पॉइंट के थ्रू उसको समझा देता हूँ कि आपको इसको लिखना कैसे है। तो जो मैन मेड डिजास्टर है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, उसको इंट्रोडक्शन के थ्रू समझाना, उसका इंट्रोडक्शन देता है कि ये होता क्या है। फिर इसके बाद बात करेंगे इसमें कि जो इंडस्ट्रियल इफेक्ट है उसके मेजर इफेक्ट क्या है, उसके कारण क्या है। तो इसके इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना है, बिल्कुल इसका एक्सीडेंट इंट्रोडक्शन है वो सिंपल है। जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं जैसे कि कोई केमिकल लीक हो गया या कोई एक्सप्लोजन फट गया फैक्ट्री में कोई, या कोई न्यूक्लियर और माइन एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण क्या है सीरियस मल्टी लेवल इम्पैक्ट्स पड़ते हैं किसी इंडिविजुअल पर, इंडस्ट्री पर, सोसाइटी पर, एनवायरनमेंट पर, तो उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट या इंडस्ट्रियल डिजास्टर बोलते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर बात करेंगे इसमें मेजर इफेक्ट्स के बारे में कि इस पर क्या मेजर इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो इसके कारण क्या है, हमें इंडस्ट्री के लॉस को देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को क्या लॉस हो रहा है। तो पहला लॉस किसको होगा, अगर कोई नुकसान होता है तो इंडस्ट्री वो बर्बाद हो जाएगी, उस इंडस्ट्री को लॉस होगा। डैमेज टू द मशीन्स, उसकी मशीनों को नुकसान होगा, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा बर्बाद हो जाएगा। दूसरा क्या है इसका, इंटरप्शन ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन कर रहा है ना उसमें बाधा आ जाएगी, वो नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या होगा, लॉस होगा इंडस्ट्री को। हाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, जो उसकी मशीनें खराब हुई है, जो उसको नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको ठीक कराने के लिए हाई रिपेयर कॉस्ट देनी पड़ेगी उसको। जो कंपनसेशन एक्सपेंसेस ऑफ वर्कर्स हैं उसके लिए भी उसको पैसे देने पड़ेंगे, किसी वर्कर को नुकसान हो गया तो उसको एज ए कंपनसेशन उसको पैसा देना पड़ेगा। तो ये लॉस किसको होगा, इंडस्ट्री को हैवी फाइनेंशियल लॉस होता है। तो सबसे ज़्यादा लॉस किसको हो गया, लॉस टू इंडस्ट्री। अगला लॉस किसको है, लॉस टू वर्कर्स। तो वर्कर्स को इसको क्या नुकसान होता है, या तो जब कोई डिजास्टर होगा ना इंडस्ट्रियल डिजास्टर, तो उनको या कोई ना कोई इंजरी होगी या उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या है, इंडिविजुअल जो काम करने वाला हो तो मर गया, या उसको चोट लग गई, वो पूरी ज़िंदगी कमा के नहीं खा सकता, या फिर उसको कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो जाएगी जो उसके फ्यूचर में ज़िंदगी जीने के तरीके है उसको वो इफ़ेक्ट करेगी, तो उसकी डिसेबिलिटी अफेक्ट करेगी उसके लाइवहुड को। तो इस प्रकार क्या है, उसके वर्कर का जो फाइनेंशियल और जो कंडीशन है उसकी फैमिली की वो कमज़ोर हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या है, ये वर्कर्स का भी लॉस होता है। तो वर्कर है जो इस नुकसान का सबसे बड़ा क्या होता है, विक्टिम होता है। अगला लॉस किसका हुआ, लॉस टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को नुकसान हुआ क्योंकि उसके जो गुड्स के प्राइस है बाद में क्या है बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसको नुकसान हुआ, नुकसान की भरपाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, तो प्राइस में बढ़ोतरी हो जाएगी। या फिर जो प्रोडक्ट होगा उसमें शॉर्टेज हो जाएगी, तो उसके कारण क्या उसके दाम बढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है, जो शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट है और दूसरा प्राइस का इंक्रीजन है। बाद में है डिसरप्शन इन सप्लाई, तो जो सप्लाई है उसमें दिक्कत आ जाएगी, इसके कारण क्या है माल में कमी हो जाएगी, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो इसका सिंपल सी बात है, लॉस टू कंज्यूमर्स। अगला है इसमें इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो सोसाइटी पर हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा, जो जिंदगी गई है, लॉस ऑफ लाइव्स एंड फैमिली अफेक्टेड, जो परिवार अफेक्टेड हुए, उनके परिवार का सदस्य चला गया है, इंजर्ड हो गया है, तो इसके कारण क्या है उनके परिवार पर समस्या आएगी। इंक्रीज इन पॉवर्टी, उनको क्या है गरीबी बढ़ जाएंगी उन पर, और जो उनकी डिपेंडेंसी है उनकी फैमिली की वो बढ़ जाएगी। तो ये क्या है सोसाइटी में एक नुकसान हो गया। नीड फॉर सोशल एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, तो उनको क्या है सोशल और गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत होती है। सोसाइटी पर क्या है एक लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी हो जाएगा। फिर अगला है हमारा इन्वायरमेंटल को डैमेज होगा। कैसे होगा, जो हमारी मिट्टी है और जो हमारा वाटर है या जो एयर है उसमें क्या है पोल्यूशन फैल जाएगा, जिसके कारण क्या है इन्वायरमेंटल को डैमेज होगा। जो एयर है हमारी वायु है उसका कंटेमिनेशन हो जाएगा, वो हमारी प्रदूषित हो जाएगी। तो एनवायरनमेंट का नुकसान है, हमारा पर्सनल नुकसान है, उसमें सांस लेंगे जहरीली हवा में तो नुकसान ही होगा। हार्म टू एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम, खेती करने के लिए और जो इकोसिस्टम है उसमें तबाही मचा देगा, और ये क्या होगा डायरेक्टली हमारे क्या है एनवायरमेंटल डैमेज को देगा। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, कोई केमिकल लीकेज हो गया तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली एनवायरनमेंट को हैम्पर करेगा। तो इस प्रकार ये क्या है हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो शुरू में इसका बताएंगे इंट्रोडक्शन, फिर इसके मेजर इफेक्ट, इसमें ये पॉइंट बता सकते हैं, तो ये इजीली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसको अगर आप एग्जाम में ब्रीफ करोगे तो कैसे करना है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको करना कैसे है। सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के बारे में इसको एक ब्रीफ देनी है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आर यूजुअली कंसाइडर्ड केमिकल ब्लास्ट, न्यूक्लियर ब्लास्ट, माइन एक्सीडेंट। तो इंडस्ट्रियल जो एक्सीडेंट होते हैं क्या होते हैं, केमिकल ब्लास्ट हो गया कोई, या कोई न्यूक्लियर फट गया, या कोई जानबूझ के अटैक कर दिया गया, जैसे कि अमेरिका ने आज तक वर्ल्ड में 2 बार यूज़ किया है, वो भी अमेरिका ने यूज़ किया है। माइन एक्सीडेंट्स, जो कि माइंस होते हैं, कोयले की खदान है, किसी भी चीज़ की खदान है, उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके कारण, या कोई एक्सप्लोजन हो गया, जैसे कि एक्सीडेंट लिस्ट ऑफ इफेक्ट, तो इसकी लिस्ट एक्सीडेंट होने की। तो इंडस्ट्री को जो लॉस हो रहा है, जो मैंने आपको एक एक करके बताया, उसको आप पॉइंट टू वाइज नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर क्या है जो लेबर्स को लॉस होगा उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर लॉस टू कंज्यूमर्स को होगा, फिर लॉस टू सोसाइटी को होगा,
जो सोसाइटी हमारी उसको लॉस होगा। लॉस टू अर्थ, हमारी धरती है, सोयल है, मिट्टी है, एनवायरनमेंट है, उसको लॉस होगा। तो इस प्रकार क्या है, हम 5 लॉस के बारे में इसमें बता सकते हैं, जो कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे इसके तो थोड़े छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं उनके बारे में कि ये क्या होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कि जो नेचुरल डिजास्टर 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड। तो इसने पूछा है कि जो नेचुरल डिजास्टर है उसके बारे में, उसके टाइप है उसके बारे में बात करनी है। तो बहुत टाइप के होते हैं जो हमारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं। पहला है वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक फट गया, ठीक है, तो उसके कारण क्या नुकसान हुआ, तो इसके बारे में बात करेंगे, जो कि हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा है सुनामी आ गई, सुनामी के कारण हमें क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, उसके क्यों आती है, उसके क्या कारण है, उसके क्या इफेक्ट है, उस पर कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, जो कोई भी टाइप होगा ना, उसमें हमें 4 चीज़ें की बात करनी होगी, उसके बारे में हमें इंट्रो देना होगा कि वो होता क्या है। तो वोल्केनिक इरप्शन हो गया, वो क्या है, फिर इसके क्या कारण है, काज ये क्यों हुआ, ठीक है, फिर इसके क्या बात करेंगे, इसके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या इफेक्ट है। फिर 5वां बात करेंगे इसका कंट्रोल के बारे में कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है या इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके इस प्रकार एक को हम इसमें ऐसे सीरियल वाइज कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आ गया फ्लड, बाढ़ की क्या है। तो फिर अगला नेचुरल डिजास्टर कौन, एक्सट्रीम टेम्परेचर और हीट वेव। जब हीट वेव आती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो कि हमें क्या नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में इसे देखा जा सकता है, और दिल्ली के इलाकों में जहाँ पर क्या है 50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर एक्सीड हो जाता है और वहाँ हीट वेव देखने को मिलती है। अगला जानते हैं ड्रोट, बारिश में कमी के कारण क्या क्या नुकसान है, उनके बारे में बात करेंगे। जंगल की आग के क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। एपिडेमिक आ गया कोई, तो एपिडेमिक वैसे तो क्या होता है, जो बायोलॉजिकल डिजास्टर होता है उसमें इंक्लूड होता है, लेकिन ये नेचुरल डिजास्टर की तरह ही काम करता है, इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर ना करो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार क्या है, हमारे साथ हमने डिजास्टर बता दिए हैं जो कि नेचुरल डिजास्टर है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ मैन मेड डिजास्टर। तो मैन मेड डिजास्टर के बारे में बात करें, जैसे मैंने पहले बताया था डिजास्टर 2 टाइप के हैं, नेचुरल और मैन मेड। तो पहले हम नेचुरल की बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे मैन मेड डिजास्टर जो कौन से होते हैं। पहले बात करेंगे इसकी कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी सिचुएशन, तो इसकी इमरजेंसी सिचुएशन कौन सी है, उसके कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, जो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई उसके बारे में। फिर दूसरा बात करेंगे डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है, वो क्या इफेक्ट डालती है हमारे ऊपर। फिर तीसरा बात करेंगे ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट, जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं या कोई एक्सीडेंट होता है उस पर उसके कारण क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार क्या है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका। तो ये था क्या, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर हो गया। अगली वीडियो हम क्या करेंगे, थोड़ी छोटी करेंगे विद की पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ, तो उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको कोई गेस्ट पेपर चाहिए, कोई एग्जाम नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, या फिर सोल्ड असाइनमेंट, स्कैंड PDF, हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।